नमस्कार दोस्तों। मैं अभी करवाने वाला हूं आपको वन शॉट सीरीज के अंदर कॉलिजन्स का रिविजन्स। इस रिवीजन के बाद में आप कॉलिजन से रिलेटेड हर बात हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी कॉलिजन्स होते हैं उन सब के अंदर एक चीज कॉमन है कि उन सब में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, आप लोग जानते हो कि F इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt। जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी सिस्टम पे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जब जीरो होती है, तो हम लोग कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम में चेंज जीरो हो रहा है, उसमें जो रेट है वो जीरो है। और ये जीरो तभी हो सकती है जब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितने भी कॉलिजन्स हम लोग करेंगे वो नेचुरल कॉलिजन्स होंगे और उनमें हम लोग बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे होंगे और सभी के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की एक एप्लीकेशन है हमारे कॉलिजन्स। तो आइए, क्योंकि सारी बात कॉलिजन्स की हो रही है तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे दो बॉल्स हैं जिनके मास m1 और m2 हैं और ये ऐसे मूव कर रही हैं, ये u2 वेलोसिटी से और ये u1 वेलोसिटी से। चलो, सबसे पहले तो ये बताओ कि कॉलिजन की कंडीशन क्या है, कॉलिजन होगा कब। बिल्कुल सही पहचाना। कॉलिजन की कंडीशन है कि u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा होनी चाहिए। बस जब ये तेज चलेगा तभी तो जाके टकराएगा, नहीं तो कैसे टकराएगा। अच्छा जी। अब कॉलिजन के बाद में जो है इनकी वेलोसिटीज जो हैं, जिनके मास m1 और m2 है, इनकी वेलोसिटीज हो चुकी हैं v1 और v2। तो कॉलिजन के पहले ये वाली बॉल इस वाली बॉल के संपर्क में आना चाहती थी, इसके पास में आना चाहती थी। तो मैं कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। पहली वाली बॉल इसको अप्रोच करना चाहती थी, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है u1 माइनस u2। पहले वाली बॉल की वेलोसिटी माइनस दूसरी वाली बॉल की वेलोसिटी, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रही है। अच्छा, कॉलिजन के बाद में क्या हुआ, मोमेंटम इनके अंदर आपस में ट्रांसफर हुआ थोड़ा बहुत और इसकी स्पीड कम हो गई और दूसरी वाली की ज्यादा हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहा हूँ। दूसरी वाली जो वो बॉल है वो पहली वाली बॉल से दूर जाना चाहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने का सापेक्ष वेग, बराबर लिखते हैं v2 माइनस v1। ओके, ये दोनों वेलोसिटीज हमें पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों वेलोसिटीज पता है तो एक कांस्टेंट निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। एक्चुअली जो प्रत्यावस्थान गुणांक होता है ये क्या होता है, प्रत्यावस्थान गुणांक की वैल्यू होती है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। v2 माइनस v1 का मतलब होता है दूर जाने का सापेक्ष वेग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अपॉन ये है एक दूसरे के पास में आने का रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो है, दूर जाने के सापेक्ष वेग और निकट आने के सापेक्ष वेग का जो अनुपात है, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इस ई की वैल्यू के बेसिस पे हम लोग कॉलिजन तीन प्रकार के बोलते हैं। पहला जो कॉलिजन होता है वो बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन, जिसको हिंदी में प्रत्यास्थ टक्कर बोलेंगे। इलास्टिक कॉलिजन वो होता है जिसके लिए ई की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू 1 कब होगी, जब ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी आपस में बराबर होगी। तो जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये इलास्टिक कॉलिजन है। ओके, इलास्टिक कॉलिजन की कंडीशन ई बराबर 1। इन इलास्टिक कॉलिजन, एक्चुअली जो इलास्टिक कॉलिजन है ना वो रियल कॉलिजन्स नहीं होते, है ना। कुछ ई इज इक्वल टू 1 होना मतलब बहुत ही आइडियल कंडीशन होता है ना, उन्हीं के अंदर पॉसिबल है। जनरली इन इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं। इनके लिए ई की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होती है। अब ई की वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब होता है कि आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से जहां पे कम हो, वो इन इलास्टिक कॉलिजन है। और एक तीसरा कॉलिजन होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, ये कॉलिजन ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो दोनों बॉल्स आ रही हैं वो कॉलिजन के बाद में कंबाइंड होकर मूव करती हैं। दोनों का जो वेलोसिटी होता है बाद में वो एक कॉमन वेलोसिटी होती है। मतलब टक्कर होने के बाद में ये एक दूसरे से अलग नहीं होती, बल्कि दोनों ऑब्जेक्ट चिपक के गति करते हैं, एक साथ कंबाइंड मोशन करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इनकी 0 हो जाती है, क्योंकि v1 और v2 दोनों बराबर होते हैं। और अगर v2 और v1 दोनों बराबर हो गए तो आपको पता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है। देखो, मैं यहाँ पे हमेशा वेक्टर लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 आ जाता है। तो किसी भी कॉलिजन में अगर ई की वैल्यू 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। ओके, तीनों टाइप की कॉलिजन्स आपको पता चल गए हैं। अब इसके अंदर एक खास बात है कि एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग।
सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन लेता हूं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अच्छा, इसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो तीनों कोलिजन्स हैं, अगर मैं इनको यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में लिखूं, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक, ओके। तो इन तीनों में अगर एक कंपैरिजन करें हम लोग, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए तो E बराबर 1, इसके लिए इसकी वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा, और इसके लिए E बराबर 0। एक खास बात और है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत इन तीनों में ही लागू होता है। कोई भी कोलिजन हो सबके अंदर लगेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की, कॉलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी और कॉलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कॉलिजन में बराबर होती है, और इन दोनों में वो बराबर नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंशिएट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी क्वेश्चन में कॉलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और बाद की निकालते हैं और दोनों बराबर आती है, तो वो कॉलिजन इलास्टिक कहलाता है। अगर नहीं आती है तो वो इनइलास्टिक कहलाता है। अगर वो बराबर नहीं आती है और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वो इनइलास्टिक कॉलिजन है। लेकिन अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, कंबाइंड होकर मूव कर रहे हैं, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है। डन। ये मेन मोटा जो है इनके बीच में डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं इलास्टिक कोलिजन ले रहा हूं वन डायमेंशन में, कि हमारे पास में दो बॉल्स हैं, इनके मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, दूसरे का मास m2 है, वेलोसिटी u2 है, एंड कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो v1 और v2 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम कॉलिजन के पहले बराबर मोमेंटम कॉलिजन के बाद, ओके। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के पहले बराबर काइनेटिक एनर्जी कॉलिजन के बाद। ये दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं और जब हम लोग E की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो हमको कॉलिजन के बाद की वेलोसिटीज मिलती है। हमको जनरली क्वेश्चन में कॉलिजन के पहले की वेलोसिटी देते हैं और बाद की वेलोसिटी पूछते हैं। तो बाद की वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जादुई फॉर्मूला है, मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल हम लोग इस फॉर्मूले से कर देते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये सारी जो जद्दोजहद है ना फॉर्मूले की, तो है भाई। लोग कितनी मेहनत कर करके फॉर्मूला निकालते हैं, और फॉर्मूले से हमारी प्रॉब्लम्स कितनी आसान हो जाती है सॉल्व करनी। ये ध्यान में रखना बच्चों, है ना। ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग रंगीन बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये देखो, तो मैंने रंगीन बॉक्स में बंद कर दिया। इस फॉर्मूले को कैसे याद करोगे, कैसे ध्यान में रखोगे? देखो, ये V1 है, V1 के साथ में M1 माइनस M2 आता है। तो V2 की टर्म हो तो M2 माइनस M1 आता है, ओके। नीचे हर एक टर्म में M1 प्लस M2 है। V1 है यहाँ पे सामने, तो उसके सामने U1 है। V2 है तो यहाँ पर U2 है। अगर ये V1 है तो इसकी अपोजिट टर्म 2M2 U2 यहाँ पर, और V2 है तो इसकी अपोजिट टर्म्स 2M1 U1 यहाँ पर है। और ये जादुई फॉर्मूला, दिस इज अ मैजिकल फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे केस करते हैं। जैसे मैं पहला केस कराता हूँ आपको। पहला केस, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है, M1 और M2 दोनों इक्वल हैं, तो कॉलिजन के बाद में वेलोसिटीज कितनी होगी? तो देखो, अगर M1 और M2 यहाँ पे बराबर कर दूंगा, तो ये भी M और ये भी M, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे M रख दूंगा, नीचे M और M, तो ऊपर भी 2M और नीचे भी 2M, तो V1 बराबर U2 मिलेगा। और इसी तरह से V2 बराबर U1 मिलेगा। इसका मतलब वो ये होगा कि अगर ये दोनों बॉल्स जिनके सेम मास हैं, अगर ये U1 और U2 वेलोसिटी से आ रहे हैं, कोलिजन के बाद में जिसकी वेलोसिटी U1 थी वो तो U2 हो जाती है, और जिसकी U2 थी वो U1 हो जाती है ना। इट इज अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी ट्रांसफर हो रही है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और उसमें भी एक स्पेशल केस और लगा देता हूं कि U2 बराबर 0 हो, मान लीजिए कि दूसरी वाली बॉल रुकी हुई हो। पहली वाली बॉल आ रही है, दूसरी वाली बॉल रुकी हुई है, तो कोलिजन के बाद में क्या होगा कि पहली वाली बॉल तो रुक जाएगी और दूसरी वाली बॉल मूव करने लग जाएगी पहले वाली की वेलोसिटी से। इस केस में 100% ट्रांसफर होता है वेलोसिटी का, मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। और ये जो मैंने केस आपको बताया ना, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें एक दूसरा केस बनता है कि M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2। जैसे भाई मान लीजिए कि इधर से कोई ट्रक चलता हुआ आ रहा है और वो एक फुटबॉल को टक्कर मार रहा है। फुटबॉल रुकी हुई है और इसकी जो वेलोसिटी है वो U1 है, और M1 M2 से बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि M1 M2 से बहुत ज्यादा है, तो M2 की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो। जैसे इसको नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ पे U2 बराबर 0 ही है, तो V1 बराबर तो U1 आ जाता है। मतलब ट्रक टकराने के बाद में अपनी स्पीड से चलता रहेगा। और जो ये जो फुटबॉल है,
इसकी वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो ये 2u1 आ जाएगी। यहाँ पे जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट 2u1। मतलब जो भी ट्रक की स्पीड थी ना, उसकी डबल स्पीड एक बार के लिए इस फुटबॉल को मिल जाती है। ये डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद रहते हैं तो रियली एग्जाम के अंदर बहुत टाइम बचता है। तीसरा केस है कि m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। मतलब एक बॉल आ रही है, छोटी सी नन्ही सी बॉल है और एक बड़ी भारी सी चट्टान रखी हुई है ना, एक रॉक है, चट्टान है, और ये जाके इससे टकराती है और टकरा के फिर वापस लौट के आती है ऑब्वियसली। लेकिन जब आप इसको मैथमेटिकली यहाँ पे रखोगे वैल्यूज को, इसको जीरो कर देना, तो आप देखोगे कि ये जो बॉल जिस स्पीड से जा रही थी वापस उसी स्पीड से वापस लौट कर आती है। और अगर मैं इसकी स्पीड निकालता हूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखो u2 तो जीरो है, ऊपर m1 और नीचे m1 प्लस m2, m1 को नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो ये आता है 2m1 अपॉन m2 इंटू u1। अब m1 बहुत छोटा है और m2 बहुत बड़ा है, तो ये अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि टकराती है तो हल्का सा इसमें वाइब्रेशन होता है, जिसको हम लोग जीरो ही मान लेते हैं। तो ये वापस रिबाउंडिंग का केस है। तो ये तीनों केसेस बहुत ध्यान में रखना। एक और बहुत अच्छा केस होता है कि जब एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ l है, अगर मैं इसको थोड़ा h हाइट पे ले जाता हूँ, फिर यहाँ से छोड़ देता हूँ, फिर ये आकर किसी से टकराता है, तो आगे मोशन कैसा होगा, वेलोसिटी कैसे एक्सचेंज होगी, वो सब क्वेश्चंस में करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, इस h का जो रिलेशन होता है l और थीटा के साथ में, वो होता है h इज इक्वल टू L1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट काम में आता है। किसी भी चीज को जब आप यहाँ से रिलीज करोगे बच्चों h हाइट से, और जब ये h हाइट ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचेगा, तो इस बॉब की जो स्पीड होगी यहाँ पे √2gh होगी, और इस h की जो वैल्यू है वो मैं L1 माइनस कॉस थीटा लिख दूंगा। ये बहुत ध्यान रखना, ओके। और मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, जो प्रैक्टिस सेशंस, उनको बहुत अच्छे से अटेंड करना, उनमें मैंने सबके एग्जाम्पल ले रखे हैं। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन को बोलते हैं तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर, इसको हिंदी में बोला जाता है तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर। ये कोलिजन ऐसा होता है कि जैसे एक बॉल मूव कर रही है, एक दूसरी बॉल भी मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी इधर है और इसकी वेलोसिटी भी मान लीजिए इधर है, या मैं इन दोनों के सेंटर्स को ऐसे मिलाता हूँ, मैं देखता हूँ कि दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन और वेलोसिटी की जो लाइन है वो अलग अलग लाइन पर है ना, दोनों कोलिनियर नहीं है, तो ये ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है। इसमें एक स्पेशल केस ध्यान में रखना, अगर दोनों बॉल का मास बराबर हो और दूसरी वाली बॉल रुकी हुई हो, है ना, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मास बराबर और दूसरी वाली बॉल रुकी हुई हो, तो कोलिजन के बाद में ये दोनों बॉल्स जो होती हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव करती हैं। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा 90 डिग्री पर जाएंगी अगर दोनों के मास बराबर है, दूसरी वाली बॉल रुकी हुई है और ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है, तब ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगला है इन इलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसका भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलिजन के पहले इनकी वेलोसिटीज मान लीजिए u1 और u2 थी, और कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हो गई हैं। तो देखो v1 का फॉर्मूला दिल थाम के बैठिएगा हुजूर, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। हा, एंड v2 बराबर m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। बोले गुरुजी यार आपको कैसे याद? अरे भाई जिंदगी बीत गई ये फॉर्मूले लिखवाते लिखवाते, लेकिन तुमको जल्दी से करके और अपने एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होना है। ये फॉर्मूला देखो, अगर इस फॉर्मूले में आप E इज इक्वल्स टू 1 रख दोगे ना, तो वो इलास्टिक कोलिजन वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने आपको लिखवाया था। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना E की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 होती है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, कि जब दोनों बॉल्स की वेलोसिटी बराबर हो, जब दोनों बॉल्स की वेलोसिटी बराबर हो, मान लीजिए ये दो, जब दोनों बॉल्स का मास बराबर हो, दूसरी वाली बॉल रुकी हुई हो और पहली वाली बॉल u1 वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं उनका फॉर्मूला याद रखना बाबूजी, 1 माइनस ई अपॉन 2 इंटू u1 होता है, और दूसरी वाली का 1 प्लस ई अपॉन 2 इंटू u1 होता है। इनकी वेलोसिटीज का रेशियो पूछा जाए तो वो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप इजीली आपको मिल सकता है, आप इस फॉर्मूले में m1 और m2 बराबर रख देना और u2 की वैल्यू 0 रख देना, तो एग्जैक्टली आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन इसको याद कर लेना, एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचेगा। इनइलास्टिक कोलिजन्स में एक बहुत अच्छा केस आता है रिबाउंडिंग ऑफ अ बॉल फ्रॉम ग्राउंड का। ये है आपका ग्राउंड और यहाँ पर आप लोगों ने एक बॉल को रिलीज कर दिया है एक पर्टिकुलर हाइट से। मान लिया कि ये हाइट h है,
तो ये बॉल यहाँ पर आती है, टिप्पक आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, टिप्पक आती है, ऊपर जाती है, पर हर बार उसकी हाइट कम होती जाती है क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन है। अगर मैं इन कॉलिजन्स को ऐसे इस लाइन में बनाऊं तो देखो ये h हाइट है, ये h1 हाइट है, ये h2 हाइट है, ये h3 हाइट है। तो मैं देखता हूं कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो h1 बराबर होता है e स्क्वायर h, h2 बराबर होता है e स्क्वायर इंटू h1, h2 बराबर e स्क्वायर इंटू h1, और h1 की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये e4h आ जाएगा। इसी तरह से h3 बराबर e6h आ जाता है, और n कोलिजन्स के बाद में अगर इसकी हाइट पूछी जाए तो e की पावर 2n इंटू h आ जाता है। ये फॉर्मूला है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। एक और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि कभी भी अगर मैं यहां से यहां तक आने का अगर टाइम t लेता हूं और ये यहां से ऊपर तक जाने का टाइम t1 है, यहाँ का टाइम t2 है, तो t1 बराबर होता है et, t2 बराबर होता है e स्क्वायर t। n कॉलिजन्स के बाद में जो टाइम होता है ऊपर जाने का या नीचे आने का वो होता है ई एन इंटू टी। अच्छा, दो फॉर्मूले और होते हैं कि इस बॉल के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया। बार बार टप्पे खा रही है ना ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू शुरुआत वाली हाइट। अच्छा, टोटल टाइम कितना लगा इसको, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू रूट 2h अपॉन जी। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला कि कोई बॉल है जो u वेलोसिटी से आ रही है, अल्फा एंगल पर हिट कर रही है और बीटा एंगल पे जा रही है। ओके, तो कॉलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि कॉलिजन के बाद में वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दी जाती है, v रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और टेन बीटा, अगर आपको बीटा निकालना और अल्फा दिया हो तो टेन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई इंटू टेन अल्फा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है। अगर ये इलास्टिक कॉलिजन होता तो ई बराबर 1 रख देते तो वी बराबर यू आ जाता और बीटा बराबर अल्फा आ जाता। और इलास्टिक कॉलिजन के लिए वी और यू बराबर होते हैं एंड बीटा और अल्फा भी बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर हो तो वो इलास्टिक कॉलिजन और बराबर नहीं हो तो वो इनइलास्टिक कॉलिजन है। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। अगला जो हमारा कॉलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ये वो कॉलिजन है जिसके अंदर दो पार्टिकल्स, दो ऑब्जेक्ट्स किसी भी वेलोसिटी से मूव करते हुए आ रहे हैं लेकिन कॉलिजन के बाद में सेपरेट नहीं हो पाए और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मान लीजिए पहले उनकी वेलोसिटी u1 और u2 थी, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन वो होता है इसमें e बराबर 0 होता है। और e बराबर 0 होने का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए। और एक दूसरी बात यहाँ पे खास है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा। तो कॉलिजन के पहले का मोमेंटम बराबर कॉलिजन के बाद का मोमेंटम। तो कई बार तो एग्जाम में सिर्फ बाद में कॉमन वेलोसिटी पूछी जाती है, तो ये कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। डन। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कई बार ये पूछा जाता है, ये बहुत फेमस केस आता है एक, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मास m1 और m2 हैं, दूसरा वाला रुका हुआ है और पहले वाला मान लीजिए u वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये जो होता है ना, जो आके हिट करता है उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रक्षेप्य। और जिससे जाके टकराता है ना उसको टारगेट कहते हैं। तो अगर ये आ रहा है, इससे टकरा रहा है और कोलिजन के बाद में इसकी कंबाइंड स्पीड जो है पूरे सिस्टम की मान लीजिए v है, तो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी में फ्रिक्शनल लॉस पूछा जाता है, फ्रिक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल लॉस जो होता है, फ्रिक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब होता है लॉस अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस देखोगे तो हाफ m1 u स्क्वायर, ये तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, और बाद की काइनेटिक एनर्जी इतनी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। बच्चे लोग यही याद रख कर लेते हैं, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला याद कर लेते हैं किसकी, प्रोजेक्टाइल की। ये बहुत ध्यान रखना। और इसी पूरे केस में फ्रिक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पूरा सिस्टम, पूरे सिस्टम की अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा जाता है, फ्रिक्शनल लॉस, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये डायरेक्ट अगर याद है ना तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर आपका टाइम बहुत बचता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक बहुत खास केस एक्सप्लोजन का,
विस्फोट के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। आपसे बोला जाता है कि एक बम है और अचानक से पड़ा पड़ा विस्फोट हो गया और उसके 3 टुकड़े हो गए, ठीक है ना। पहले 2 टुकड़े एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए, तो बताओ तीसरे टुकड़े की वेलोसिटी क्या होगी, उसका मोमेंटम कितना होगा और कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि मान लीजिए एक टुकड़ा, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 है, तो तीसरे का मोमेंटम क्या होगा। तो आप कहोगे सर देखो शुरू में मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो पहले वाले का मोमेंटम इधर की तरफ होगा m1 v1, दूसरे वाले का मोमेंटम इधर की तरफ होगा m2 v2। तो जितना इन दोनों का नेट मोमेंटम आया गुरुजी, उतना ही मोमेंटम तीसरे वाले का होना चाहिए और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, तो आप कहेंगे कि देखो गुरुजी इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम आया वो इतना आया p, और तीसरे वाले का इधर होना चाहिए, तो p3 बराबर p आना चाहिए और p की वैल्यू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर आनी चाहिए। इसका मोमेंटम बराबर हो जाएगा तीसरे वाले का मास इंटू तीसरे वाले की वेलोसिटी, तो यहां से तीसरे वाले की वेलोसिटी निकल जाती है। एक और चीज पूछी जाती है यहाँ पे कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो देखो पहले तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं सिस्टम में, तो कभी आपसे रिलीज एनर्जी पूछे कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, तो आप लोग क्या करना, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी लिखना हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे वाले की लिखना हाफ m2 v2 स्क्वायर और तीसरे वाले की लिखना हाफ m3 v3 स्क्वायर। मतलब इन तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उनका सम ही वो एनर्जी है जो सिस्टम से रिलीज होगी। ओके, ये सारे फॉर्मूले हुए बच्चों। इन फॉर्मूलों के बाहर कोलिजन्स में से कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटीड है। मतलब अब आप इनको बढ़िया से तैयार कर लीजिए, अच्छे से वीडियो को बार बार पॉज करके दोबारा से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और जिस तरह से मैंने पूरा बोला है ना, इस तरह से आप लोग घूमते फिरते कभी भी, है ना, जैसे थोड़ा रेस्ट कर रहे हो, तो इसको एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करो। और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करना चाहते हैं तो मेरे सारे प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करो और मेरे जो वीडियो क्लासेस है वो देखिए। और ऑफलाइन का तो देखो मुकाबला नहीं होता, उसका तो कोई भी सानी नहीं है। स्टे कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया, और आप अपने जीवन के अंदर सफल हो। आपने जो भी जीवन के लिए आपका टारगेट चुना है, ईश्वर करे आपको उसके अंदर सफलता मिले। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। लाइक जरूर करना, हाँ, और शेयर जरूर करना यार, बहुत अच्छी चीज है। इसको उन लोगों तक पहुंचाओ, अपने हर दोस्त तक पहुंचाओ, जिससे कि सबको इसका फायदा मिले। और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है बॉस। लव यू।